नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सामाजिक में अपना संसाधन विकास वाली बुक पढ़ रहे हैं। उसके 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उसका तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, खनिज और शक्ति संसाधन। ठीक है, इसमें देखो, हाँ इससे पहले 2 जो चैप्टर पढ़ लिए हमने उसका होमवर्क कंप्लीट बराबर अपनी कॉपी में कर लेना, और आज हम उसके आगे की चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, नाम है अपना चैप्टर खनिज और शक्ति संसाधन। ठीक, खनिज आप जानते हो कैसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम पृथ्वी से खोद कर निकालते हैं, जो ज़मीन से हमें प्राप्त होती है, क्या कहलाई जाती है? खनिज। ठीक है, और शक्ति के संसाधन जैसे ऊर्जा है, और आगे इसमें कई तरह की जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, गैर परंपरा के ऊर्जा के स्रोत हैं, ये शक्ति संसाधन आगे इसमें आएंगे। इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे खनिज के प्रकार क्या हैं और किस तरह से इनका संरक्षण कर सकते हैं। विश्व में खनिज, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अपनी बुक निकालो और लाइन बाय लाइन आप देखते चलो। ओके बच्चों, देखो, किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। लड़की का नाम है किसी का, और सुकांत धनबाद जगह का नाम है। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, ये स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों? किसने पूछा? किरी ने। ये कोयला खदान के निकट होने के कारण है, क्योंकि उसके पास में क्या थी? कोयले की खान। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? उसने पूछा। उसने कहा, आपने कभी नान बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसका आटा, दूध, चीनी, कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। इसमें बिस्किट बनाने में ये सारी चीज़ें हम प्रयोग में लेते हैं। जो भी बनाता है नान बाई, जो बिस्किट बनाने वाली जिसको कहते हैं। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? जो इसके कई भाग है, जैसे इसमें दूध भी मिला है, चीनी मिली है, आटा मिला है, अंडा भी मिला हुआ है, तो क्या आप जब बिस्किट खाते हो क्या उसको देख सकते हो? बिस्किट दिखेगा आपको, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें मिली हुई है, जिन चीज़ों का मिश्रण है, वो आप नहीं देख सकते। तो ठीक वैसे ही जैसे आप बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार हम इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए होते हैं। चट्टानें जो हमने पढ़ी है, तो उन चट्टानों में कहीं ना कहीं जो भूमि के अंदर खनिज दबे पड़े होते हैं, तो इनकी खोज करके फिर इनको क्या करते हैं? बाहर निकाला जाता है। सिंपल भाषा में अगर हम खनिजों को परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि वो प्रत्येक वस्तु जो खोद करके ज़मीन से निकाली जाती है, वही क्या कहलाती है? खनिज कहलाते हैं। और अपनी इस बुक के अनुसार इसमें लिखा है कि जैसे बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को देख नहीं सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं। उन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्लियर सभी को? यहाँ से आप अंडरलाइन करो, इस पृथ्वी पर चट्टानों के कई पदार्थ मिले होते हैं। दिख रहा है सबको? यहाँ से सभी बच्चे क्या करें? इसको अंडरलाइन कर लो। इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। राइट, नेक्स्ट चलो। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए होते हैं। जो ऊपरी भाग होता है पृथ्वी का, उस पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वह एक खनिज है। एक और परिभाषा यहाँ पर देखो, इसको भी अंडरलाइन करो। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका कि एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वो खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, यानी सब जगह खनिज समान रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, यानी उसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ पर भी खनिज हैं, लेकिन उनको हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। यानी इन खनिजों को बनने में मनुष्य का किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं होता है, कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अपने आप बनते हैं। वे अपने भौतिक गुणों के कारण, जैसे रंग हो गया, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। ठीक है। तो उनको पहचान कैसे करते हैं? उनके भौतिक गुण, उसके रंग, रूप, आकार, उनका घनत्व, उनके कठोर होना, ये सारी चीज़ों को देख करके हम किसकी पहचान कर सकते हैं? खनिजों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, क्या आप जानते हैं यहाँ जो लिखा है इसमें देखो, आपका जो भोजन है उसमें नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है। नमक जो होता है वो भी एक प्रकार का क्या है? खनिज है। और पेंसिल जो जिसको हम लिखने में यूज़ करते हैं उसमें ग्रेफाइट भी एक तरह का क्या होता है? खनिज होता है। ठीक है। इस चित्र में आप देख रहे हो ये कोयले की खदान है और इसमें कोयले को खोद करके इसमें ट्रक में डाला जा रहा है। ठीक है। क्लियर सभी को? तो पहला हमने पढ़ लिया कि खनिज क्या होते हैं, खनिज किसे कहते हैं, ये सारी बातें क्लियर। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। क्या कहता है अपना नेक्स्ट पेज? खनिजों के प्रकार। अब इसके हम प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के खनिज होते हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज पाए जाते हैं। अगर संख्या की बात करें तो 3000 तरह के जो है खनिज पृथ्वी पर मिलते हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। मेन तो कितने होते हैं? दो ही होते हैं, एक तो धात्विक और एक अधात्विक। फिर धात्विक दो प्रकार के हो जाते हैं, लौह खनिज और अलोह खनिज। ठीक है। इस चित्र में देखो, धात्विक अधात्विक खनिज और धात्विक को फिर दो भागों में बांट देंगे हम, लौह और अलोह। तो हम एक एक करके अलग अलग से पढ़ते हैं। सबसे पहले है अपना धात्विक खनिज। क्लियर है सभी को? धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। जो धात्विक खनिज होते हैं उसमें जो धातु निकलती है वो कच्चे रूप में होती है, और धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं, जिनमें द्वितीय मतलब होता है चमक की विशेषता होती है। लो अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। किसके? धात्विक खनिजों के। धात्विक खनिज लो अथवा अलो हो सकते हैं। लो खनिज जैसे लो अयस्क है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, इसमें लोहा होता है। और अलोह खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये सब अलोह धातु में आती है। बाकी जो इधर देख रहे हो मैग्नीज है, लोहे इसके, क्रोमाइट है, इन सब में लोहे की मात्रा होती है। तो धात्विक खनिज क्या होते हैं? जो कच्चे रूप में हमें प्राप्त होते हैं, और ये धातु जो थोड़ी कठोर होती है, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, इसमें चमक होती है। और ये जैसे लोहा है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है। फिर दो प्रकार के होते हैं, लोह अयस्क वो होते हैं जिसमें लोह की मात्रा होती है, जैसे अयस्क है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है आदि। अलोह में सोना, चांदी, तांबा आदि जो धातुएं होती है उसको हम शामिल कर सकते हैं। क्लियर? अधात्विक खनिज में देखो, वे धातुएं, अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है। इसमें जैसे चूना पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम है, इन खनिजों के उदाहरण हैं। ठीक है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम में सारी चीज़ें आ जाती है। पेट्रोलियम का मतलब जानते हो? इसमें पेट्रोल भी आ गया, डीजल आ जाएगा, और भी कई जो इस तरह के तेल होते हैं, ये जिसको हम मोटर बाइक में या अपने संसाधनों में प्रयुक्त करते हैं, वो सब इसमें कहते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ एक ज़मीन से निकलता है, उसमें उसको क्या है, उसको मशीनों द्वारा परिशुद्ध किया जाता है। उसके बाद उसमें कई चीज़ें निकलती है। सबसे शुद्ध चीज़ उसमें क्या होता है? पेट्रोल होता है। फिर उसके बाद का जो बीच का होता है वो डीजल होता है। फिर उसके लास्ट में जो बचता है वो क्या होता है? केरोसिन होता है। और लास्ट में जो उसका अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं पेट्रोलियम के, वो उससे क्या बनता है? डामर बनता है। ठीक है। ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट देखो आप, खनिजों को खनन, प्रभेदन, आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। ठीक है। खनिजों का निष्कर्षण किस प्रकार से करेंगे? खनन करके,
प्रवेधन करके, आखनन करके। और खनन दो प्रकार के होते हैं, विवृत खनन और कूपकी खनन। ठीक है, तो इस तरह से खनिजों की प्राप्ति हमें होती है। तो यहाँ एक बारी देख लेंगे, क्या आप जानते हैं सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है, जो सेल खनिज होते हैं। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उनको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। सेल जैसी जिन चट्टानों से खनिजों को खोद कर निकाला जाता है वो सब क्या कहे जाते हैं, अयस्क। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, 3000 से तो पाए जाते हैं लेकिन 2800 को पहचाना जा चुका है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। ठीक है, जिनमें से 100 के क्या है, अयस्क खनिज माने जाते हैं। ओके, यहाँ से देखो आप, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनन मतलब खोदना। तो पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबी हुई सेलों से खनिज पदार्थों को जो बाहर निकालते हैं उसको हम खनन कहते हैं। खनिज यहाँ से अंडरलाइन करो, ये यहाँ से आता है, राइट। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उसे विवृत खनन कहते हैं। यानी जो पृथ्वी की सतह पर थोड़ी सी खुदाई करने के बाद हमें प्राप्त हो जाएंगे वो कौन से, उस ऐसे खोदने को क्या कहते हैं, विवृत खनन। और गहन वेदन जिन्हें कूपक कहा जाता है, थोड़ा जो ज़्यादा गहराई में खनिज दबे हुए होते हैं उन खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, कूपक। और अधिक गहराई में स्थित खनिज निश्चय तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। उसके बाद जो और ज़्यादा गहराई में होते हैं उसको क्या कहते हैं, कूपकी खनन कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम। और नेक्स्ट आप देख लो, ये एक चित्र देख रहे हो आप, अपतट तेल का प्रवेधन। तो नेक्स्ट पेज पलट लो आप सब और उसमें देखेंगे कि आगे क्या स्थिति है। पेट्रोलियम और एक होती है प्राकृतिक गैस, धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, जमीन में ये सर्वाधिक नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, बहुत लंबे कुएं खोदे जाते हैं, इसे प्रवेधन कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, प्रवेधन कहा जाता है। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाल लेते हैं उसको हम आखनन कहते हैं। तो ये खनन की जो भी विधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो सारी हमने पढ़ ली। आखनन होगी, प्रवेधन होगी, और ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। क्या आप जानते हैं सेल को देखकर सभी बता सकते हैं, देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि ये सेल का रंग नीला प्रतीत होता है। जिस चट्टान नीले रंग की होगी तो वहाँ पता लगाते हैं कि यहाँ क्या पाया जा सकता है, क्या पाया जाता है, तांबा। अब खनिजों का वितरण, मतलब खनिज पदार्थ जो है विश्व में किस जगह किस मात्रा में कितने पाए जाते हैं, कहाँ ज़्यादा या कम पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ये मैप देख रहे हो, इंडिया वर्ल्ड का मैप है ये। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता ही होगी। ये जो अपना एशिया महाद्वीप है, ये अपना इंडिया है। इधर आप देखोगे तो इसको यूरोप कहते हैं। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये क्या है, अंटार्कटिका। ठीक है, 7 महाद्वीप होते हैं और इन्हीं से पूरा विश्व बनता है। तो ये जो आप देख रहे हो चित्र में, तो हम देखेंगे कि किस जगह खनिजों का वितरण ज़्यादा और कम है। खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं तो कुछ कायांतरित सेलों में, और जबकि अन्य अवसादी सेलों में। चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आप सबको पता है। आग्नेय चट्टान होती है, कायांतरित चट्टान होती है, फिर अवसादी चट्टान होती है। तो इन चट्टानों के अंदर ही, सेलों के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। जो धात्विक खनिज होते हैं वो ज़्यादातर आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लो अयस्क, ओंटेरिया कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय कायांतरित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। दक्षिण अफ्रीका यहाँ पड़ता है, देखो मैप में, कनाडा अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका का देश है ना, ये तो महाद्वीप है, फिर इसमें ये देश आते हैं। ठीक है, फिर आप देखो आगे, मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूह में
धात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। जो अवसादी चट्टानें होती है और जो मैदानी प्रदेश होते हैं सर्वाधिक वहाँ पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। किसके उदाहरण ये है अपने अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाले अधात्विक खनिजों के। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में ही पाए जाते हैं। और जैसे खनिज ईंधन है, ईंधन में आते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, ये सारे चीज़ें भी हमें अवसादी चट्टानों में ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आप ये जो मैप देख रहे हो इसमें देखो ये इस तरह की जो यहाँ पर निशान दे रखा है, इसका मतलब है लोहा। यानी लोहा देखो यहाँ उत्तरी अमेरिका में इधर यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, एक ये यूरोप में भी मिलता है, एशिया में भी मिलता है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी है। तांबा आप देखो इस तरह की आकृति जो बना रखी है, ये दक्षिणी अमेरिका में यहाँ है और उत्तरी अमेरिका में भी मिलता है। उसके बाद ये अफ्रीका में और ये एशिया और यूरोप में भी प्राप्त होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में तांबा कम। बॉक्साइट है जो, ये सब क्या है, कौन से खनिज है, धात्विक। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ों का बताया गया है, लोहा, तांबा और बॉक्साइट। ठीक है, नेक्स्ट पेज से देखो। अब विश्व के जो महाद्वीप है पूरे विश्व में, वहाँ किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले एशिया, वो महाद्वीप जिसमें हमारा भारत देश स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से देखो। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क के निक्षेप है। ये महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन, टिन भी एक धातु है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। चाइना में क्या क्या मिलता है, सीसा, एंटीमिना और टंगस्टन सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहां पर किसी प्रकार का कोई खनिज निक्षेप नहीं पाया जाता। ठीक है, यूरोप में देखो, यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। लौह अयस्क सर्वाधिक जो कहाँ मिलते हैं, यूरोप में। जैसे रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, स्वीडन हो गया, फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक, उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाओं में इस तरह के जो खनिज है वो पाए जाते हैं। इनमें लौह अयस्क है, निकेल है, सोना है, यूरेनियम है और तांबा का खनन कनाडियन में। ठीक है, तो ये आप देखो खनिज तेल और कोयले का वितरण इस मानचित्र में जो दिखाया गया है। खनिज तेल और कोयला सर्वाधिक कहाँ मिलता है, ये आप इस मानचित्र में इस तरह की आकृति जहाँ बन रही है, इसका मतलब है वहाँ कोयला प्राप्त होता है। और ये त्रिभुजाकार जो दे रखा है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या मिलता है, खनिज तेल। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट पेज में देखो, इसमें देखो शील्ड प्रदेश में और कोयले के अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप है। तो ये बात हो गई किसकी, उत्तरी अमेरिका की। उसके बाद अपना आ गया दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, क्या है बच्चों, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में क्या है, ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील जो देश है कौन से महाद्वीप पे पड़ता है, ये पड़ता है अपना दक्षिणी अमेरिका में। तो वहाँ लौह अयस्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली हो गया, पेरू, ये तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। इसको अंडरलाइन करो, चिली में और पेरू में सर्वाधिक तांबा मिलता है। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व के टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनम, एस्बेट्स और हीरा के विशाल निक्षेप भी है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। नेक्स्ट देखो आप अफ्रीका।
अफ्रीका महाद्वीप में क्या होता है, अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ खनिज पाए जाते हैं, जैसे हीरा, सोना, प्लेटिनम। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है हीरा, सोने की खाने। आपको यहाँ एक देश है, जगह है जोहान्सबर्ग, वहाँ पर क्या है, सोने की खाने हैं। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा उत्पादक करते हैं। तांबा, लोहा, अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले खनिज है। तेल नाइजीरिया में, लीबिया में और अंगोला में पाया जाता है। तो ये हो गई कहाँ की बात, अफ्रीका की। ठीक है, यहाँ देखो क्या आप जानते हैं, देख रहे हो, हरा जो हीरा होता है एक दुर्लभतम हीरा है, यानी बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। विश्व की प्राचीनतम सेलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ अंडरलाइन कर लो, बॉक्साइट सर्वाधिक कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। ये सोना, हीरा, लोहा, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। ये तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुडली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप मिलते हैं। अंटार्कटिका में विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ठीक है, कौन से विभिन्न खनिज निक्षेप के अंटार्कटिका में, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लोह, अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध है। फिर बात करते हैं हम खनिजों का उपयोग, किस तरह से खनिज पदार्थों का उपयोग किया जाता है वो अब इसमें देखेंगे। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। उन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन बनाने आदि में किया जाता है। अब बात आती है खनिजों का संरक्षण। खनिजों को कैसे बचाया जाए, कैसे इनको सुरक्षित संरक्षित किया जाए। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी का घटाना आवश्यक है, यानी जब हम खनिजों का दोहन करें, खनन करें तो उसको बर्बाद होने से बचाएं, क्योंकि ये मानव जो उपभोग कर रहा है उसकी तुलना में जो इनके बनने की प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है। ठीक है, धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिसमें खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, अब आएंगे शक्ति संसाधन। पहला हमने पढ़ लिया खनिज संसाधन और हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं शक्ति संसाधन। ठीक है, शक्ति संसाधनों में जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, इसमें कई तरह के आ जाएंगे आपके आगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो शक्ति संसाधन, सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। उसके बाद उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करती है और रसोई घर में तेज़ी से पहुंचती है। तो ये सारी जैसे ये ब्लेंडर का नाम आ रहा है, इस्त्री का नाम आ रहा है, गीज़र जो पानी गर्म करने का है, इस्त्री, और ब्लेंडर जूसर जो होता है। सन्नी क्या आपने स्नान कर लिया, आओ नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्ती और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के विशाल अंतर को पैदा करती है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है।
ठीक है। तो आज हम आरामदायक जीवन जी रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ में हम मशीनरी का उपयोग करते हैं। तो शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शक्ति माना ऊर्जा, और ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इन ऊर्जा के जो संसाधन हैं ये इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं, ठीक है। ईंधन हो गया और जीवाश्म ईंधन जो है वो परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत है। तो ईंधन में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखो आप, ये चित्र जो आप देख रहे हो ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। दो प्रकार के हैं अपने पास, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है। तो परंपरागत स्रोतों के इसमें लाभ भी दे रखे हैं, हानियाँ दे रखी है। कई तरह के लाभ हानियाँ इससे है। तो यहाँ से देखो आप, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधनों में जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वो इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। क्योंकि इसका जो प्रयोग है अब बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये निश्चित मात्रा में खनिज हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जैसे ये समाप्ति की ओर चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोयला। ये बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप अपने यहाँ देखते हो थर्मल, इसमें भी कोयला आता है और फिर उससे क्या है, विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कोयले से प्राप्त जो विद्युत होती है, बिजली जो बनती है, उसको तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वो लाखों वर्ष पूर्व विशाल पर्ण और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पेज से देखो आप, विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में यानी सर्वाधिक जो कोयला का उत्पादन करने वाले देश है उनमें चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र जैसे रानीगंज पश्चिमी बंगाल में, झरिया, धनबाद, बोकारो ये झारखंड में हैं। तो इस तरह के ये अपने इंडिया के कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट आ गया अपना पेट्रोलियम। पेट्रोल जिसकी आपकी कार चलती है और तेल से आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, जानते हो ना, चेन में तेल डाल देते हैं। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। ये सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अब तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है, यानी जो तटीय क्षेत्रों में और अपतटीय क्षेत्रों में ये प्राप्त किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है जहाँ परिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं। याद रखना, पेट्रोलियम पदार्थ अगर आपसे कोई कहे तो फिर उसको परिशोधित किया जाता है परिष्करणशाला में भेज करके। वहाँ से अपरिष्कृत पेट्रोलियम प्रकरण में विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन हो गया, मोम हो गई, प्लास्टिक और स्नेक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने जितने भी उत्पाद हैं
उसको काला सोना कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं। जैसे सोना बहुत कीमती होता है, वैसे ये पेट्रोलियम पदार्थ भी बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काला सोना। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश जैसे इराक, ईरान, सऊदी अरब और कतर, ये इन देशों में सर्वाधिक क्या मिलता है, पेट्रोलियम। अन्य जो मुख्य उत्पादक हैं उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, वेनेजुएला है और अल्जीरिया है। भारत में जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है इंडिया के अंदर, असम में डिगबोई क्षेत्र है, मुंबई में बॉम्बे हाई और तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में क्या मिलता है, पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है। ठीक है, अपने राजस्थान में भी है, अपने पश्चिमी इलाकों में अब इधर भी मिलने लग गया है। इसमें प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोलियम पदार्थ भी है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक गैस। देखो आगे, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में जैसे जैसलमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, और राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है उधर जैसलमेर में प्राकृतिक गैस मिलती है। कृष्णा गोदावरी नदियों के नाम है। इसका जो डेल्टा होता है, डेल्टा जानते हो ना, जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है उससे जो फैल जाती है और कई कई वितरिकाओं में बदल जाती है, तो उसके आसपास की जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, डेल्टा। त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। ठीक है, हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधनों के लिए स्वच्छतर विकल्प है। तो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ये क्या है, इनका अधिकाधिक दोहन हो रहा है, अधिकाधिक इनका उपयोग किया जा रहा है। इस कारण से एक सोच विकसित होती है कि हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की ओर बढ़ें। नेक्स्ट अपना है जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल की ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं, फिर उनमें क्या करते हैं, पानी को एकत्रित कर लिया जाता है और फिर उस बांधों पर क्या ऊंचाई से गिरते हैं, इसलिए उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित क्या होता है, टरबाइन लगे होते हैं, फिर बहुत ऊंचाई से वो टरबाइन के ऊपर क्या होता है, पानी गिरता है और उससे क्या होता है, टरबाइन घूमता है और उसके घूमने से आगे देखो, घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। ये जल विद्युत कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं, जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व में ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देशों में पराग्वे है, नॉर्वे है, ब्राज़ील है और चीन है। भारत में देखो कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत के केंद्र है, जैसे भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में है ना, सतलज नदी पे बना हुआ है। गांधी सागर बांध ये अपने चंबल नदी पर बना हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। नागार्जुन सागर बांध है और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो ये कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो क्या करती है, जल विद्युत का निर्माण करती है। इस चित्र में आप देखो किस तरह से ये नीचे देखो टरबाइन लगे होते हैं, ऊपर ये बांध बन रहा है, यहाँ से पाइप के द्वारा ये सीधा पानी इस टरबाइन पर गिरता है। टरबाइन के बाद जो ये क्या है, ये घूमता है और ये जनरेटर से जुड़े होते हैं। तो जैसे ही ये घूमेगा, घूमने के बाद ये जो इधर प्लांट बना हुआ है, इसके घूमने से क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होती है और ऐसी विद्युत को हम क्या कहते हैं, जल विद्युत कहा जाता है। उसके बाद ये जो पानी बहकर इधर जा रहा है, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, कृषि में। ठीक है, तो ये अपना
परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो गए। इससे पहले हमने खनिज पढ़ लिए, खनिज के प्रकार पढ़ लिए, खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाता है, विश्व में कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। फिर हम शक्ति पढ़ी, यानी ऊर्जा। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हमने पढ़ लिए हैं, और जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है उसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अपना थोड़ा लंबा हो गया है, तो आप जितना आपको पढ़ा दिया गया है उसको आप एक बार पढ़ें, है ना, इसको रिवाइज़ करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट डालेंगे और उसमें आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, और उसके साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी भेज दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ओके, थैंक यू।